Comparing the three sectors, the various production activities in the primary, secondary, and tertiary sector produce a very large number of goods and services. ठीक है, तो ये चीज हम भी अच्छे से जानते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज. तो कोई भी एक बंदा है, कोई मतलब इन तीनों सर्विसेज में कहीं ना कहीं तो एम्प्लॉयड होगा ही होगा, या तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर या डेयरी जो फार्मिंग है जो आपको नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू मिलता है, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, या सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करता है, सर्विस सेक्टर जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कहीं ना कहीं तो वो होगा ही सही. And the next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy there could be one or more sector which are dominant in terms of total production and employment while other sector are relatively small in size. तो डेफिनेटली इसको बाइफरकेट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि हमको ये चीज जानना जरूरी है कि कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है. बिफोर इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस 10-15 साल जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर एकदम बूम पे था, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था इंडिया को. बट इन टूडेज टाइम द सर्विस सेक्टर इज प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ मनी फॉर द कंट्री. तो इस तरीके से हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितना उसका अमाउंट है और कितना उसका टोटल रेवेन्यू है. हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर? तो हम इसको काउंट कैसे करें? एक एग्जाम्पल है. देखो, क्योंकि ऐसा है ना कि थाउजेंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहती है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत इजी टास्क है, तो बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट एन इम्पॉसिबल टास्क. ऐसा सोच सकते हो आप. क्यों? क्योंकि अगर आप एक नीचे वाला एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. एक बार पढ़ो. You are right in thinking so. To get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ग्रॉस मतलब क्या होता है कि ऑन एन एवरेज. डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जो आपकी कंट्री के अंदर डेवलप हुआ है, तो उसके अंदर वही चीज एडअप करी जाती है जो उसकी बिल्कुल फाइनल प्राइस हो. क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपने जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, पहले एग्जांपल पढ़ रहे थे. फॉर एग्जांपल, इफ 10,000 kgs ऑफ wheat इज सोल्ड एट ₹8 per kg, द वैल्यू ऑफ wheat विल बी 80,000. Now the value of 5,000 coconuts at 10 rupees each will be 50,000. Similarly, the values of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. ठीक है, तो बहुत इजी दिख रहा होगा अभी आपको कि 10,000 केजी वीट की प्राइस है और उसको ₹8 पर केजी के हिसाब से बेचा है, तो 80,000 रुपए हुआ है. तो ये 80,000 रुपए हम लोग कहाँ पर एडअप करने वाले हैं? जीडीपी पे. ग्रॉस जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वहां पे जाके ऐड कर देंगे. लेकिन क्या अगर हम करेंगे, अगर इस जो आपका ये 80,000 है उसको हम आगे लेके जाते हैं, समझना कि आपने इस वीट को आगे सेल करने की कोशिश करी, जो एक क्या बोलते हैं मिल ग्राइंडर था, आपने उसको सेल करा कि वो इसका आटा बना देगा, तो फिर उसका अमाउंट जो है वो और बढ़ने वाला है. तो ये 80,000 के ऊपर भी कुछ अमाउंट एडअप होने वाला है. फिर जो क्या बोलते हैं ग्राइंडर था, उसने आगे जाके वापस से ब्रेड वाले को वो आटा बेचा जिसने वो बनाई है, ब्रेड बनाई है. तो चीजें क्या होती जा रही है, फिर एडअप होती जा रही है, एडअप होती जा रही है. तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आएगी. आप खुद सोचो, पहले तो 80,000 है, फिर जो नेक्स्ट वाले बंदे के पास में गई है, वो उसकी अपनी प्राइस जोड़ के कुछ मान लो 10,000 रुपए उसने और एडअप करे. 90,000 मिल ग्राइंडर वाले ने बोला कि 90,000 में मैं सेल करने वाला हूँ इसको आगे. अब 90,000 में उसने आगे सेल करा, तो उसके बाद में जो आगे ब्रेड वाला है वो 1 लाख रुपीज में पूरा टोटल जितना भी स्टॉक है वो सेल करने वाला है. तो 80,000 प्लस 90,000 ये सारा अमाउंट एडअप होते जाएगा. इसीलिए गवर्नमेंट ने इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करा कि फाइनल, बिल्कुल फाइनल जो गुड्स की जो प्राइस है ना, वो एडअप होगी जीडीपी के अंदर. तो अब समझना कि क्या चीज है कि अब क्या हुआ कि आपने उस वीट का जो है वो ब्रेड बना लिया, और ब्रेड जो है वो शॉपकीपर के पास में, शॉपकीपर ने सारी ब्रेड जो है वो फॉर एग्जाम्पल 1,20,000 में खरीद ली. तो ना 80,000 एडअप होने वाला है, ना अब 90,000 होने वाला है. फाइनल जो 1,20,000 है, इट इज गोइंग टू बी एडअप इन द जीडीपी, और फिर हमको जीडीपी का पता चलता है. ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ये एक बार पढ़ लो. रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक. यहाँ से आप पढ़ सकते हो, समझ में आ जाएगा. जैसे कि लास्ट में इन लोगों ने बता रखा है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. तो इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स एंड फाइनल गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जांपल आर इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स मतलब होते हैं वो गुड्स जो कि आपके प्रोसेस में है. Intermediate goods are used up in producing final goods and services. The value of final goods already includes the value of all the, ये आंसर आपको लिखना जरूरी है यहाँ से, that the value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. Hence the value of
यहाँ पर लिखोगे दैट द हेंस द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स इज इंक्लूडेड। नाउ फिर आगे एग्जांपल अगर आपको देके पूछा जाए तो आप यहाँ पे बता देना, अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, जीडीपी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो क्या बना है यहाँ पर फाइनल, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर, produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। ठीक है, किसी भी एक सेक्टर का हम लोगों को प्रोडक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है कितना प्रोड्यूस हुआ है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में वो निकाला जाता है, वो एड अप कर दिया जाता है और उस सेक्टर का उस ईयर का आपका जो है अमाउंट आ जाता है। एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द थ्री सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द जीडीपी। और अगर इन तीनों सेक्टर्स का अगर आप सम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जीडीपी मिल जाएगी कंट्री की। इट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। जीडीपी शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। तो जीडीपी से ही पता चलेगा ना कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रही है, कितनी कंट्री स्ट्रांग है। तो किसी भी कंट्री की अगर अपन को जानना है कि रेवेन्यू कितना है उसका, तो आप उसको जीडीपी आप देख लीजिए तो पता चल जाएगा। अगर मैं इंडिया की जीडीपी की बात करूंगा करंट 2018 की, तो इंडिया की जीडीपी कुछ 2.72 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, तो 2.72 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स, सॉरी रुपीस नहीं, यूएस डॉलर्स है। तो ये भी डॉलर्स के अंदर है। जो मैंने अमाउंट आपको बताया 2 लाख करोड़ रुपए, सॉरी 3 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा कुछ समथिंग। तो 3 लाख करोड़ जो है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 70 कर दीजिए, जो भी अमाउंट बन के आता है, तो इतना अपना कंट्री का इकोनॉमी है। It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how the big country, big economy is. तो ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने। Now India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by the central government ministry. This ministry will help of various government will with the help of various government departments of all those Indian states and UTs collect information relating to total volumes of goods and services and their prices and then estimates the GDP। तो ये इतना जो बड़ा टास्क है ये कंप्लीट कैसे होता है, तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर जो वेरियस गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑर्डर देती है। तो जो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है वो डेटा लेके आते हैं, क्योंकि जैसे कोई टैक्स भर रहा है तो उसने कितना प्रोड्यूस करा है तो उससे पता चलता है कि भैया उसने कितना टैक्स भरा है, तो उसने क्या प्रोड्यूस करा है, कौन सी सर्विसेज में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, भले प्राइवेट सेक्टर में हो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो उनका जो क्या बोलते हैं अपना सैलरीज आती है तो वो टैक्स करती है, तो उन लोगों को पता रहता है कि एक्चुअल में सैलरी कितनी है। तो एज दे आर इन द सर्विस सेक्टर, तो फाइनली सर्विस सेक्टर का भी पता चल जाता है कि वहां पर भी कितना अमाउंट है। एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी ऐसे पता चल जाता है। तीनों एडअप करके हम लोग जीडीपी फाइनल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स तो वही है 100 साल में क्या क्या हुआ था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो इंडिपेंडेंस के पहले और इंडिपेंडेंस के थोड़े टाइम बाद तक एग्रीकल्चरल सेक्टर पे काफी ज्यादा लीन करते थे हम लोग, पूरा डिपेंड अपनी इकोनॉमी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही थी। बट विद द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई सर्विसेज की, तो वहां पर लोगों ने एग्रीकल्चरल सेक्टर छोड़ के सर्विस सेक्टर ज्वाइन करना स्टार्ट करा, और यहाँ पर अपन को शिफ्टिंग देखने के लिए मिला। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट करंट डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया जो है वो फ्रांस और यूके दोनों को पीछे छोड़ चुका है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो अपनी फ्रांस और ब्रिटेन से भी बड़ी इकोनॉमी, एंड वी आर नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी 2019 में। अपन ने ऐसा करा है। तो ये डेटा जो है 2020 में अभी ही आया है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले है आपका यूएसए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ 25 लाख करोड़ डॉलर्स उन लोगों की इकोनॉमी है। फिर आया आपका जापान, चाइना, इंडिया, इस तरीके से। जापान की काफी अच्छी द टेक्नोलॉजी। मेमथ टास्क मीन, मेमथ मतलब होता है, मेमथ इज अ एनिमल विच इज वेरी ह्यूज। तो यहाँ पर इसको एज अ आयरन यूज करा जाता है। मेमथ मतलब होता है बहुत बड़ा टास्क, जो इम्पॉसिबल जैसा लगे। अब जैसे कि मैं बात करूंगा थोड़ा सा, आप लिख लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो। जैसे 100% जीडीपी है अपनी, कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100% है। तो जो जीडीपी है उसका 17%, अराउंड 17% जो है वो एग्रीकल्चरल और जो दूसरे सेक्टर्स है आपके डेयरी फार्मिंग वगैरह और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर मतलब आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 17%। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आपका कुछ कहीं ना कहीं 29 या 30% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और बाकी जो बचा हुआ है सर्विस सेक्टर वो 55% यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये पूरा है आपका डेटा।
1819 का है ये अराउंड। ठीक है, तो लिख लेना जैसा भी हो। नाउ जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द histories of many now developed countries that at initial stages of development primary sector was the most important sector of the economic activity। तो डेफिनेटली अगर आप कौन सी भी कंट्री की हिस्ट्री उठा के देख लोगे तो एक चीज आपको वहां पर समझ में आ जाएगा कि भैया प्राइमरी सेक्टर उन लोगों का भी सबसे ज्यादा पहले फ्लरिश करता था, और उसके बाद में धीरे धीरे सेक्टर में जो है जीडीपी की तरफ जो चेंजेस दिखाए हैं वो चेंज हुए हैं। Now, as the methods of farming changed and agricultural sector began to prosper, it produced much more food than before. Many people could now take up other activities. There were increasing numbers of craft person and traders. Buying and selling activities increased many times. Besides, there were also transporters and administrator, army, etc. However, at this stage, most of goods produced were natural product from the primary sector, and most people were also employed in this sector. तो अभी इनिशियल स्टेज की बात करेंगे स्टार्टिंग स्टेज में। तो स्टार्टिंग स्टेज में क्या हुआ है कि फार्मर्स के पास में पहले तो टेक्नोलॉजी देखो हुआ करती थी कम, काफी ज्यादा मैनुअल तरीके से काम करना पड़ता था। जब मैनुअल तरीके से काम करना पड़ता था तो वर्क फोर्स ज्यादा चाहिए रहती थी। अब वर्क फोर्स ज्यादा चाहिए रहती थी तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, और अगर एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा था तो उसका जो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो भी ज्यादा था। बट विद द पीरियड ऑफ टाइम अपन ने देखा है कि वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के लिए मिला है, नई नई मशीन्स वगैरह देखने के लिए मिली है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि फाइनली फिर जो प्रोडक्शन है ना, जो 10 जने का काम है वो एक जना ही कर सकता है इजीली। तो वहां पर प्रोडक्शन मैनीफोल्ड इंक्रीज हुआ है डेफिनेटली। और प्रोडक्शन जैसे अगर इंक्रीज हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हुआ है तो बाइंग और सेलिंग इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में बूम आना स्टार्ट हुआ है ना, तो उससे ज्यादा बूम आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में आना स्टार्ट होने लगे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का वो प्राइमरी सेक्टर से हटते हुए कहां पर आ गया, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका मतलब ये है कि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब आपका प्राइमरी सेक्टर फ्लरिश नहीं कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइमरी सेक्टर में भी डेफिनेटली अपन को काफी अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिला है और वहां पर भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, बट सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। Over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. देखो एक और फैक्टर ये भी था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा थी। इंडिया के टर्म्स में बात करेंगे, इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। अब इरिगेशन फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होने की वजह से वी हैव टू डिपेंड ऑन द मानसून एंड द रेनफॉल। अब मान लो कि मानसून अगर फेल हो जाता है, रेनफॉल इतनी ऑप्टिमम अमाउंट में नहीं होता है, तो फिर फाइनली क्या होता है, क्रॉप्स फेलियर। क्रॉप्स फेलियर होता है तो सारा बर्डन वापस से किसके ऊपर चले जाता है, जो फार्मर्स होते हैं। तो फार्मर्स ने ये सोचा कि भैया हम लोग क्यों ना थोड़ा सा सेफ काम करना स्टार्ट करें। तो दे स्टार्टेड शिफ्टिंग टू अ सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल कि क्यों आपका सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो है वो फ्लरिश करा है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। नाउ they were forced to do so, as you read in history chapters. People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rates. Secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This meant that the importance of the sectors had changed. तो इससे हमको एक और चीज पता चलती है कि जो इम्पोर्टेंस है ना सेक्टर का वो भी डेफिनेटली चेंज हुआ है। क्योंकि पहले एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। मतलब लोगों की थिंकिंग यही थी कि बस एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, छोटा सा लैंड, एंड दे बस स्टार्ट फार्मिंग टू अर्न द रेवेन्यू। बट धीरे धीरे क्या है, लोगों का टेस्ट चेंज हुआ है। इंडस्ट्रियल गुड्स पे उन लोगों ने ज्यादा लीन करना स्टार्ट करा है। तो इंडस्ट्रियल गुड्स पे ज्यादा लीन करना स्टार्ट करा है तो हुआ क्या, जो इंडस्ट्रीज है उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ ज्यादा, और ज्यादा प्रोडक्शन अगर स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली जो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी वो भी बढ़ा है। बहुत अच्छा ये वो आंसर बन सकता है यहाँ पर, और यहाँ एक बनता ही बनता है यहाँ पे कि हिस्टोरिकल चेंज कैसे देखने के लिए मिला है सेक्टर के अंदर। तो एक प्रॉपर आंसर फ्रेम करके लिखना है इसको ढंग से। नाउ इन द पास्ट 100 years देयर हैज बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर। अब वापस से अपन ने देखा है कि जो आपका सेकेंडरी से भी टर्शियरी पे यहाँ पर शिफ्टिंग देखने के लिए मिला है। टूरिज्म सेक्टर इंक्रीज हुआ है। जो टूरिज्म आपका है, अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि इंडिया के अंदर वापस से रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट होना मतलब स्टार्ट हुआ है, और उसकी वजह से क्या हुआ है, आपको वापस से सर्विस सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा है। Now the service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in the developed countries. तो ऐसा दे रखा है कि मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। दैट मींस कि मान लो कि कोई सेकेंडरी सेक्टर में भी है लेकिन वो सर्विस सेक्टर को भी अपनी
थोड़ी सी ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसकी वजह से ये नॉर्मल देखा जाता है, क्योंकि लोग जो है वो ज्यादा पैसा कमाना ही चाहते हैं, डेफिनेटली बैंक बैलेंस इंक्रीज करना है, तो दे आर नॉट जस्ट sticking to one sector. Now, what is the total production and employment in the three sector in India? अब टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट कितना है तीनों सेक्टर में? तो ओवर द इयर्स हैव देयर बीन चेंजेस सिमिलर टू द पैटर्न ऑब्जर्व्ड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज? तो क्या ये जो डेवलप कंट्रीज में पैटर्न जैसा बिल्कुल चेंज होता गया था जब वो डेवलपिंग थी, तो क्या इंडिया में भी सेम ऐसी ही चीजें चल रही, तो हम जान सके कि हाँ भैया इंडिया इज ऑल्सो शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन? देखते हैं डेटा कब का दे रखा है ये। 13-14 का ही प्रोवाइडेड है, ओके।